देखिए, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं। पहले हम इस काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए सफलता पा लेती है और तमाम सारे जो ऑड्स के बावजूद जो ऑड्स मैंने गिनाए और वो 200 का आंकड़ा पार कर जाती है, और तब क्या होगा? देखिए, तब मुझे लगता है जिस तरह पब्लिक कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने किया है कि आएंगे तो योगी ही, तो कुछ समय के लिए इनको योगी को मुख्यमंत्री तो बनाना ही पड़ेगा। भले ही अगर सीटें, मान लीजिए, पहली बात तो निर्भर करेगा सीटें कितनी आती हैं। 210 आती हैं, 205 आती हैं, 250 आती हैं। अगर 250 के आसपास सीटें आ जाए अप्रत्याशित रूप से, तो फिर योगी जी खम ठोक करके बनेंगे मुख्यमंत्री। अगर 210 205 आई लगभग बॉर्डर पर, तो योगी जी कोशिश करेंगे दोनों जो हमारे शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको संतुष्ट करके कुछ समय के लिए बने, बाद में फिर उनको बदलने की प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि एक बार चुनाव से पहले ही भी अक्टूबर में, सितंबर में शुरू हुई थी। ये तो हुई स्थिति तब। अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, जो आपका दूसरा है, मान लीजिए, और उसकी सीटें 150 के आसपास रह जाती हैं, 125 रह जाती है, 170 रह जाती है, कुछ भी रह जाती है, तो योगी जी का क्या होगा? पहली बात तो ये होगी कि निश्चित रूप से हार का जो ठीकरा है वो हमेशा राज्य नेतृत्व पर ही फूटता है। वो कोई पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी में भी जीत सोनिया गांधी की और हार वो दिग्विजय सिंह की या अशोक गहलोत जब हारे उनकी। ये बीजेपी में भी कभी अटल जी की जीत होती थी, हमेशा हार कल्याण सिंह की होती थी या भरत शेखावत की होती थी। ये इस बार भी होगा कि हार योगी जी की मानी जाएगी, और एक तरह से योगी जी को दिल्ली का जो नेतृत्व है कोशिश करेगा उनको उसी तरह किनारे करने की, जैसे सुशील मोदी इस समय बिहार में किनारे पर है, या वसुंधरा राजे को राजस्थान में फिलहाल किनारे किया हुआ है, या डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में किनारे हैं। कुछ उसी तरह से योगी जी की स्थिति होगी। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि योगी जी और इन दोनों में फर्क है। योगी जी के पास उम्र भी है, और योगी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस हिंदुत्व का साक्षात स्वरूप है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्पना है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्पना है कि देश हिंदू राष्ट्र बने, प्रधानमंत्री पद पर भगवा का पहने कोई बैठा हो, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों पर भगवानधारी बैठे हों, हर संवैधानिक पद पर संघ के वो हों, तो वो जो कल्पना है जिसके तहत योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया भी गया था मोदी जी और अमित शाह की राय को दरकिनार करते हुए, जबकि वो शायद मनोज सिन्हा के लिए चाहते थे। लेकिन अगर नतीजे ऐसे आए तो योगी जी कुछ समय तक हो सकता है हाशिए पर रहे। फिर सब कुछ निर्भर करेगा 2024 के नतीजों पर, और 2024 के बाद जो नतीजे आएंगे उनमें आज के जो बीजेपी के नेता हैं, जो प्रमुख नेता जिनको माना जाता है, वो सब 75 पार हो चुके होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो चुके होंगे, एक अमित शाह को छोड़ करके, और बाकी सब नेता जो है, तो योगी आदित्यनाथ फिर एक बार उभर करके वो अपने हिंदुत्व के ब्रांड को लेकर के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से फिर वो आगे बढ़ेंगे। मेरा ऐसा मतलब आकलन है। आगे भविष्य में क्या हो ईश्वर जाने। अब नतीजे अगर अखिलेश यादव के पक्ष में आए, जो आपने सवाल पूछा कि मान लीजिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनके पक्ष में 225, 230, 240, 250 जो भी सीटें आती हैं, तो मुख्यमंत्री बनने में से उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोई चुनौती नहीं है उनको। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश के सामने कई बड़ी चुनौतियां आएंगी। पहली चुनौती तो ये होगी केंद्र सरकार से सहयोग कितना मिलेगा, आर्थिक संसाधन जो है, वित्तीय व्यवस्थाएं जो है, वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए भाजपा की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बने। जो 2022 की जीत से सकारात्मकता बनेगी, उसको नकारात्मकता में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार को असहयोग करेगी केंद्र सरकार को। और ये भी हो सकता है कि कानून व्यवस्था के मसले पर कुछ चुनौतियां खड़ी हो जाए अखिलेश यादव के सामने, और उनका मुकाबला उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो भाजपा चाहेगी कि इस तरह की कुछ चुनौतियां खड़ी हों जिनको वो 2024 में लोकसभा चुनाव में भुना सके कि देखिए साहब, हम तो कहते ही थे हिंदुओं अब तो जागो, योगी जी को नहीं लाए, मोदी जी को तो वापस लाओ। तो वो नैरेटिव चलाने के लिए कोशिश, इसलिए अखिलेश को बहुत सतर्क करना पड़ेगा। उनको सबसे पहले एक तो अपने गठबंधन के सहयोगियों को भरोसे में रखना पड़ेगा। मान लीजिए अकेले समाजवादी पार्टी 200 पार कर जाती है, तो भी जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर और तमाम सारे जो गठबंधन के सहयोगी नेता हैं उनको साथ लेकर उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि जमीन पर इन नेताओं की ताकत ही भाजपा का मुकाबला करेगी। संतोष जी, मैं एक आपको किस्सा बता दूं, और आप कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार केंद्र में चल रही थी
और विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले देवीलाल से लड़े, फिर मुलायम सिंह से लड़े, मतलब आपस में रंजीत सिंह से उनका वो हुआ। तो एसपी सिंह ने मुझसे कहा था, सुरेंद्र प्रताप सिंह ने, उन्होंने कहा कि राजा को क्या हो गया है, ये देवीलाल से भी लड़ेगा, मुलायम सिंह से लड़ेगा, अजीत सिंह से लड़ेगा, तो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा कौन? जमीन पर लड़ने वाले तो यही लोग हैं। तो वो एसपी सिंह की बात मुझे इसलिए आज याद आ रही कि अखिलेश यादव को, जयंत चौधरी को और इन सारे अपने गठबंधन के सहयोगियों को संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि इनका जो जनाधार वर्ग है वो खड़ा रहे मजबूती से इस गठबंधन के साथ 2024 के चुनाव तक, तब तो उसका लाभ मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, जो उनका अपना जनाधार वर्ग है, जिसमें खासकर यादव और मुसलमान नेता हैं, जिनमें बाहुबली प्रकृति के लोग भी हैं, उनको काबू में रखना पड़ेगा। 2012 में जब अखिलेश यादव ने डीपी यादव को लेकर बयान दिया था, तो जो उनकी छवि बनी थी उसने बहुत मदद की थी और उसकी एक नया परसेप्शन बना था और समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, वैसे ही समाजवादी पार्टी के एक विधायक मुरादाबाद में, मुस्लिम विधायक, वो घोड़े पर, ट्रेन से उतरे और घोड़े पर चढ़कर फायरिंग करते हुए प्लेटफॉर्म से गए। उस वक्त अगर अखिलेश यादव उन विधायक महोदय को निकाल देते पार्टी से, तो जो उनके ऊपर आरोप लगता है माफियागिरी का या उसका, वो शायद तभी कंट्रोल में हो जाता, तभी नियंत्रित हो जाता। तो ऐसे मैसेज कई बार देने पड़ते हैं। मायावती ने अपने घर से उमाकांत यादव को गिरफ्तार कराया था, सांसद थे, बसपा के सांसद थे, और उसका संदेश ये गया, राजा भैया को गिरफ्तार किया है, उसका संदेश ये गया कि मायावती कानून व्यवस्था के मामले में आज भी कोई उनकी सरकार पर उंगली नहीं उठाता। तो ये अखिलेश यादव को कुछ ऐसे कड़े कदम रखने पड़ेंगे कि जो उनकी सरकार को लेके एक धारणा बनी हुई है, वो धारणा खत्म हो सके, टूट जाए, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको, उनके गठबंधन को और विपक्ष को इसका लाभ मिले। और तीसरे मोर्चे पर उनको जो करनी पड़ेगी सबसे बड़ी, कि जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, कि वो महंगाई तो उनके बस से पूरी तरह है नहीं, वो तो केंद्र सरकार की नीतियों से तय होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी और बढ़ेंगी चुनाव के बाद, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो स्थिति है और यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही है उसको देखते हुए। लेकिन नौकरियों का इंतजाम उनको करना पड़ेगा। सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी हुई है वो भरनी पड़ेंगी, फौज की नौकरी में उन्होंने जो कहा है और जो उन्होंने वादे किए हैं, पेंशन बहाल करनी पड़ेगी, तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। वो संसाधन, वित्तीय संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती उनके लिए होगी। ये कुछ बड़ी चुनौतियां अखिलेश यादव के लिए होंगी, जिनको अपनी सरकार में गवर्नेंस के रूप में उनको लाना पड़ेगा। और तब सोमपाल जी जैसे वरिष्ठ लोग उनके लिए बहुत मदद कर सकते हैं, उनको बहुत सलाह दे सकते हैं, और ऐसे लोगों से उनको सलाह लेनी भी चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं।